राकेश हसन, नमस्कार। राकेश जी बहुत बहुत नमस्कार और तमाम 2100-2200 लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। राकेश सर, क्या हमें और वेट करना चाहिए 1-2 मिनट? अगर लोग बहुत फास्ट 2 मिनट कर सकते हैं। कर रहे हैं, जी, 2 मिनट हम लोग ज्वाइन कर हैं। जी जी ठीक है। तो मैं सभी लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए टीएलडी डोमेन जो है बहुत एक नया टॉपिक है, नया रेवोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना दोस्तों कि 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी तो 2010 और 11 में जब हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को लेके मार्केट में बोलना शुरू किया था तो बहुत से लोगों को बोरिंग लगा होगा, या ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग जो है सुनना ही नहीं पसंद करते थे, समझना ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला 2-3 साल बाद जो है उन्होंने सुनना शुरू करा, लेकिन चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ से बाहर जाना स्टार्ट हो चुकी थी। और 16-17 तक तो राकेश सर ये माहौल हो गया था कि लोग चाह करके भी जो है टुकड़ा टुकड़ा खरीद रहे थे। तो सारी लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि 2009 और 10 में जो क्रिप्टो करेंसी थी वो जितनी भी तमाम क्रिप्टो करेंसी थी सब 100-100, 200-200 रुपए में हुआ करती थी, और आज जो है 30-30 हजार, 40-40 हजार डॉलर्स के अंदर भी नहीं मिल रही है लोगों को। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है कि अगर वो रखेंगे ऐसे चीजों के साथ में जो बहुत लेटेस्ट और ट्रेंडिंग है, तो ऑब्वियसली है कि आने वाले बिटकॉइन हॉल्विंग में और बुल रन के अंदर बहुत अच्छा वो लोग पैसा बनाने वाले हैं। आज शिवा मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम भी आज हमारे साथ में पैनलिस्ट में ज्वाइन है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल रिस्पेक्टिव लीडर्स। गुड इवनिंग मैडम। तो राकेश सर स्टार्ट करें, ज्यादा लेट नहीं, क्योंकि अनिल सर अभी एक मीटिंग ले रहे हैं। अगर वो जल्दी फ्री हो गए तो अपने सेशन के बाद में हम लोग अनिल सर को भी इनवाइट करेंगे। मैं सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत जबरदस्त चीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 16 तारीख को। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अभी मैं आपसे 2-4 दिन रेगुलर आकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब 16 तारीख को प्रोडक्ट हमारा लॉन्च होगा, मार्केट में आएगा, और जब बहुत से कुछ लोग होंगे जो मतलब अच्छा पैसा बना रहे होंगे और कुछ जो नहीं बना रहे होंगे, वो उस वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर फिर अनिल सर से पूछेंगे, सर ये क्या चीज बताई आपने, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का जवाब यही होने वाला है कि आप समय से पहले इस चीज को समझ लीजिए है क्या चीज, और इससे आगे चल के कैसे रेवोल्यूशन होने वाला है। और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल और केवल ये प्लेटफॉर्म पे हम ही लोग लॉन्च होने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिले नहीं करते हुए राकेश सर स्टार्ट करें, क्योंकि लगभग 2400 लोग हमारे पैनल में आ चुके हैं। यस सर, हैव यू सीन माय स्क्रीन? हाँ बस स्क्रीन आ रही है, आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए, मुझे तो दिख रही है। कुछ लोग क्वेरी में आंसर दे दीजिए। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज राइट डाउन करिए थोड़ा जल्दी। अगर हैंड रेज कर दीजिए सभी लोग, अगर सभी को स्क्रीन प्रॉपर शो कर रही है तो। नहीं सर, क्वेरी में आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वाला ऑप्शन दे सकते हैं। यस 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 सर आ गया, सभी लोग को दिख रहा है। चलिए ओके तो ठीक है, बिल्कुल भी हम देर नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल हमने टीएलडी डोमेन के बारे में बताया था, सेम वही चीज आज हम वापस दोहराने वाले हैं। जो लोग कल इंटरेस्ट लेके जिन्होंने सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सुन पाए उनको आज दोबारा मौका दिया जा रहा है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप तुरंत लिंक भेज करके और अभी भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि रूम फुल होने में 200-300 लोग अभी बाकी है। ठीक है, वेलकम टू मैंगो ट्री, बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एमएमआईटी। एमएमआईटी जैसा कि आप लोग जानते हैं एसबीजी ग्लोबल का एक मीम टोकन जो है बहुत पॉपुलर टोकन है, और इसने बहुत अच्छा जो है एक पंप दिया था और लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। तो उसी का एक प्लेटफॉर्म है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री बेसिकली एक मैंगो वॉलेट भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, मैंगो का ब्लॉकचेन भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। मैंगो को लेकर के जितने तमाम इकोसिस्टम है वो सारी चीजें हमारी डेवलप्ड है, और मैंगो वॉलेट जो है वो 16 तारीख के बीच में लाइव हो जाएगा, एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम के साथ में, बहुत अच्छे खूबसूरत प्लान के साथ में। और प्लान इतना जबरदस्त रहने वाला दोस्तों, मैंने कल भी कहा था, बहुत एक्साइटमेंट रहने वाली है, क्योंकि इस प्लान के अंदर हम जो टारगेट करके चल रहे हैं वो 4 से 5 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ कम्युनिटी, मतलब 1 करोड़ कम्युनिटी को हम लोग जो है मैंगो वॉलेट के साथ एसोसिएट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मैंगो वॉलेट के होल्डर्स पे इंक्रीमेंट आएगा बहुत जबरदस्त, और वहीं एमएमआईटी का जो प्राइस है वो रॉकेटली बूम करने वाला है। सो अ रेवोल्यूशन प्रोडक्ट डेवलप बाय एसपीजी ग्लोबल इकोसिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएमआईटी एक एसपीजी ग्लोबल का एक नेटिव टोकन है, तो उसी से रिलेटेड जो मैंगो ट्री है वो उसके इकोसिस्टम का पार्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए मैं समझता हूँ वैसे तो तमाम लोगों ने ये सुन ही लिया होगा कि वेब 3.0 जो है अभी
आज की तारीख में बहुत ट्रेंडिंग में है और वर्ल्ड की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वेब 3.0 के ऊपर आ रही है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेब 3.0 बेसिकली है क्या चीज और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है। तो वेब 3.0 दोस्तों को ज्यादा समझने से बढ़िया है। हेलो सर, मैं एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगा आपसे। प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा कि लोगों को थोड़ी सी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब 1 एंड वेब 2 एंड देन वेब 3 एंड थोड़ा सा डिफरेंसेस। हाँ हाँ, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड रखिए जी, उसमें 1 और 2 के बारे में जिक्र है। तो ओके सर, ये अभी जर्नी है ना, ओके ओके सर। तो जर्नी ऑफ वेब 3.0 बेसिकली ये जो स्लाइड है ये आपको ये बताएगी कि एक जो शुरुआत हुई थी वेब 1 से और उसके बाद वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आया, तो इनमें क्या डिफरेंसेस थे और ये कारवा कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से अब आज की तारीख में हम जो है किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो वेब 3.0 बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक थर्ड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है। www जो कि हम किसी भी एक्सटेंशन या डोमेन के आगे लगाते हैं, तो उसका एक थर्ड जनरेशन है, थर्ड अपग्रेडेशन है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वेब 1 को, वेब 2.0 को और वेब 3.0 को। देखिए वेब 1 जो है वो बेसिकली एक कहते हैं कि एक स्टार्ट है इंटरनेट की दुनिया का, एक ब्राउजर का स्टार्टअप होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो स्टार्टअप है। सो ये वेब 1.0 जो है दोस्तों, ये 1990 से लेके 2000 तक का दशक जो रहा है ये वेब 1.0 कहलाया। बेसिकली ये बहुत अर्ली स्टेज थी, बहुत स्टार्टअप था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट जो है तमाम जगह नहीं पहुंच पाया था और कंप्यूटर्स जो थे वो केवल बेसिक जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वहीं पर ही मिलते थे। तो क्योंकि डिवाइसेस बहुत कम थे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए कंटेंट भी बहुत कम हुआ करता था। दोस्तों ये वो दौर था जब कि डोमेन नेम्स जो हुआ करते थे वहां पर लोग आईपी एड्रेस को डाल करके वेबसाइट को ओपन किया करते थे। यानी कि किसी भी कंपनी की, जैसे आज आप गूगल की वेबसाइट खोलेंगे तो आप सिंपली लिखते हैं www.google.com, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में लोग www.google.com नहीं डाल करके एक आईपी एड्रेस को डाला करते थे जो कि 192.168.1.2 ऐसे करके होता था, जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन उस समय जो था अपग्रेडेशन आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है वेबसाइट एक्सेस करी जा सकती थी। जितनी भी वेबसाइट होती थी बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ होती थी और स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी। मतलब आज का दौर तो ऐसा है कि डायनेमिक वेबसाइट्स होती है, आप वेबसाइट में जो डालना चाहें, जिस तरीके से देखना चाहें अपनी वेबसाइट को, जो कंटेंट डालना चाहें, जो ग्राफिक डालना चाहें, वो सब डाल सकते हैं। लेकिन वो जो दौर था 1990 से 2000 का, जो कि जिसमें कि वेब की शुरुआत हुई थी, उस वक्त केवल स्टैटिक वेबसाइट होती थी, एक सेट पैटर्न होता था, उससे अलग कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे लोगों को जरूरत पड़ी तो इंटरनेट जो वेब है वो अपने सेकंड स्टेज जनरेशन में आया, सेकंड स्टेज पे आया, जिसको कि हम बोलते हैं वेब 2.0। इसकी शुरुआत सन 2001 से लेके लगभग 2010 के बीच में रहा ये दौर। और ये दौर रहा तब वेबसाइट जो स्टैटिक थी वहां से धीरे धीरे डायनेमिक्स में आने लगी, क्योंकि पहले जो लैंग्वेजेस यूज करी जाती थी बहुत बेसिक लैंग्वेज थी, फिर बाद में जब वेब को डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज होने लगी वो बहुत एडवांस लेवल पे यूज होने लगी। और कहीं ना कहीं इंटरनेट पे जो है अपलोड और डाउनलोड दोनों है ना बराबर तरीके से होने लगा। और इसी दौरान सोशल मीडिया जो थे उनका जन्म हुआ। जन्म कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑरकुट करके एक बहुत बड़ी सोशल एप्लीकेशन आया करती थी, उसके बाद में फेसबुक आया। तो कहीं ना कहीं लोग अपने कंटेंट को भी इंटरनेट के ऊपर अपलोड करने लगे। डाउनलोड तो चलता ही था लेकिन अपलोड भी करने लगे, यानी टू वे कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। वेबसाइट्स बहुत ज्यादा फास्ट हुई, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करीब करीब तमाम जगह होने लग गई थी और कंप्यूटर्स जो थे वो भी तमाम जगह अवेलेबल हो गए थे, लैपटॉप्स भी करीब करीब वहां पर जो है मशीन जो डेवलप हो चुकी थी। तो ये वेब 2.0 का दौर था। लेकिन 2.0 के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि ये ओपन टू वेब था, सोशल मीडिया पे जब भी आप कंटेंट डालते थे तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहती थी। बहुत सारे हैकर्स जो थे वो आपका डेटा को हैक करते थे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में हमने एक एडवांसमेंट तो ली, लेकिन चैलेंजेस भी साथ के साथ आए। वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए और बहुत ज्यादा डायनेमिक वेब लेवल पे ले जाने के लिए वेब 3.0 का जन्म हुआ। वेब 3.0 की शुरुआत वैसे तो 2010 से हो ही चुकी थी, अभी तक वेब 3.0 के अंदर ही चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी वेब 3.0 से थोड़ा सा दूर है दोस्तों। उसका एक रीजन ये भी रहा है कि बहुत सी कंट्रीज के अंदर जो है इंटरनेट का स्पीड उतना अवेलेबल नहीं था। जैसे आज भी अगर आप बहुत से देश जो मुझे याद आ रहे हैं, कंबोडिया है या वियतनाम है, वहां पर आज भी जाएंगे तो मोबाइल के अंदर 2G इंटरनेट
इंटरनेट मिलता है, जबकि इंडिया में मैं समझता हूँ 5G नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ दुबई में तो 6G नेटवर्क भी अभी हम लोगों का चल रहा है। तो Web3 के अंदर दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज आपके साथ में होने वाली है वो ये है कि आपका कोई भी डेटा है वो प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज रहने वाला है, बहुत सिक्योर रहने वाला है, बहुत प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होने वाली है। एंड कहीं ना कहीं ये जो वेब 3.0 है ये एक फ्यूचरिस्टिकली देखा जाए तो ये वेब के अंदर एक थर्ड जनरेशन रेवोल्यूशन है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है कि 1 से कैसे हम अपग्रेड होकर 2 पे गए, और 2 से आज जो है हम वेब 3.0 के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिमिटेशंस ऑफ वेब 1.0 और 2.0, देखिए मैं आपसे मोटा मोटी शेयर कर चुका हूं कि वेब 1.0 और 2.0 में क्या कमियां थी जिसको कि वेब 3.0 के अंदर उसको अपग्रेड किया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रिक्वायर्ड टेक्निकल डिवाइसेज एंड इंटरनेट कनेक्शन, देखिए वेब 1.0 और 2.0 का जब दौर रहा था तब मशीन्स जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी कि वो जो आज के दौर में जो आप देखेंगे कि मोबाइल कितने एडवांस हो गए। एक टाइम था जब आपके पास में जो पुराने मोबाइल है उसमें अगर आप 5G सिम को डालेंगे तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसमें अगर आप 5G सिम डालेंगे तो वो काम करेगी, क्योंकि उनका CPU और GPU अपग्रेड हो गया, उनका प्रोसेसर अपग्रेड हो गया है, बहुत फास्ट और डायनेमिक हो गए। तो उस टाइम पे ना मशीन्स इतनी अवेलेबल थी, तो लिमिटेशंस थी, वो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, एक सीमा तक जो थी टेक्नोलॉजी बंधी हुई थी। और यही रीजन था कि आप देखेंगे सेकंड पॉइंट जो है कंटेंट क्वालिटी इज वेरी लो। जो कंटेंट हम लोग देखा करते थे उसकी क्वालिटी भी बहुत लो थी। जैसे कि मैं आज आपको बताता हूँ, पहले के जो कैमराज होते थे वो उनके पिक्सल्स जो थे वो बहुत कम हुआ करते थे, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, मतलब मैं उन कैमरा की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाई एंड कैमराज हुआ करते थे अपने जमाने के। उनके पिक्सल्स 1 पिक्सल 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के होते थे। लेकिन आज के दौर में एक छोटा सा मोबाइल भी आप लेने जाएंगे, मैं समझता हूँ 15-20 हजार रुपए का, तो उसका कैमरा भी दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल तक चलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्वालिटी उस वक्त हम लोग कैप्चर करते थे या जो हम देखते थे यूट्यूब में भी, जब हम वीडियो देखते थे तो बहुत अटक अटक के हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं। मतलब वो दौर हम सभी लोगों ने देखा है कि जो क्वालिटी होती थी पिक्चर्स की बहुत लो होती थी। और सेकंड चीज है ऑथेंटिक एंड थिकनेस कैन नॉट बी ऑलवेज, मतलब जो कंटेंट वेब 1 और वेब 2 के दौर पे हमको मिला बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता था। ऑथेंटिक से मेरा मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी चीज को आज भी इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट कार अंडर 35 लाख, मतलब आपने अगर ये डाला गूगल पे कि 35 लाख के अंदर सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर तमाम इतनी चीजें आ जाती है, सबके अपने अपने व्यूज आते हैं, और जितना भी डेटा आता है वो रिलायबल नहीं होता। मतलब आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि जो चीजें लिखी गई है वो तमाम चीजें बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं आप कंटेंट आपको मिल जरूर जाता है, लेकिन उसके बाद आपको खुद को भी स्टडी करना पड़ता है उसके अंदर कि कितना ये ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू। ये मैंने आपको बता ही दिया कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज आपके और हमारे बीच में वेब 2.0 तक 100% थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने रोज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आज फला बैंक का जो डेटा है वो लीक हो गया है, एग्जाम के जो पेपर्स होते थे जो कंप्यूटर्स पे रहते थे नेट पे घूमते थे वो लीक हो जाते थे, बड़े बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, और लोगों का फंड भी हैक हो जाता है। मतलब तमाम चीजें जो थी सिक्योरिटी को लेकर के उसमें ग्लिचेज आते थे, हैकर्स आते थे, कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है स्टोर करते थे और ले जाते थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वेब 1.0 की और 2.0 की, जिसको कि 3.0 के अंदर जो कि टेक्नोलॉजी ने इसको कवर अप किया है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0, जैसे कि मैंने आपको बताया वेब 1.0 और 2.0 के अंदर कुछ खामियां थी, लेकिन वेब 3.0 अब क्या नया लेके आया, क्या एडवांस लेकर के आया इन दोनों एजेस से, मतलब ये दोनों जो दौर चला था उनसे अब जो दौर आया उसमें क्या चीजें आपको मिलने वाली है। फर्स्ट जो आ रही है इसमें आ रही है रोबस्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, हमने कंप्यूटर पे काम करते करते कंप्यूटर ने आपके जो काम करने का इंटरेस्ट है या जो आपकी नॉलेज है या आपका पैटर्न है उसको कैप्चर करके खुद की एक लर्निंग करी जिसको कंप्यूटर लर्निंग बोलते हैं। और कंप्यूटर लर्निंग ने पूरे वर्ल्ड का डेटा कंसोलिडेट करके एक पैटर्न बनाया है और उस पैटर्न को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको इस तरीके से भी समझाऊंगा कि अभी आप देखेंगे तमाम जितनी भी गाड़ियां जो अब आ रही हैं मार्केट में,
वो कहीं ना कहीं इंटरनेट उनके अंदर इनबिल्ड आता है। और गाड़ियों में इंटरनेट आने लग गया, ऐसा कभी जीवन में हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमने तो यही सोचा था कि गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, धक्का देंगे तो अगर पेट्रोल खत्म है तो धक्का दे देंगे। लेकिन हमको ये नहीं होता था, हम जीपीएस लगाते थे और मतलब हद मार करके छोटी सी टेक्नोलॉजी जो लगाते थे, एंटी थेफ्ट लगाते थे। लेकिन अभी रोबोस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में क्या चीजें डेवलप हो गई हैं, आपने देखा होगा कि चलती गाड़ी में भी हम मैप के ऊपर देख सकते हैं कि आगे हमको जैम मिलने वाला है या सड़क जो है हमको किस तरफ टर्न लेना है। सेकंड जो सबसे हाईएस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आई है, आपने देखा होगा एक बहुत सी गाड़ियों में एडास फीचर आ गया। एडास फीचर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो लेन जो सड़क के ऊपर जो मार्क्स बने होते हैं व्हाइट व्हाइट, तो गाड़ियां कहीं ना कहीं उन मार्क्स को रीड कर लेती है, जो लेन्स होती है उनको रीड कर लेती है। और रीड करने के बाद वो गाड़ियां जो है उन लेन्स के बीच में ऑटोमेटिक चलती हैं। इवन दो आप रेस से पैर हटा दीजिए, ब्रेक से हटा दीजिए, क्लच से हटा दीजिए और ऑल दो स्टीयरिंग से भी हाथ हटा दीजिए, गाड़ी जो है अपने आप जो है इतनी रोबोटिक हो गई है कि वो ऑटोमेटिक चलती है। अगर कोई चीज अचानक से आती है, आप अगर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने में चूक करते तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक ले लेती है। और ऑटो पार्किंग सिस्टम आ गया, गाड़ी जैसे ही पार्किंग सर्च करती है अपने आप स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, वो ऑटो पार्क हो जाती है। बहुत सी गाड़ियों में फीचर आ गया। तो ये सारे फीचर सिर्फ वेब 3.0 की बदौलत ही हो पाया। तो आप समझ सकते हैं जो दौर है वो कहाँ जाने वाला है वेब 3.0 के साथ। सेकंड पॉइंट है हाईली सिक्योर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पूरा डेटा डिसेंट्रलाइज है, किसी एक के पास में नहीं रहने वाला। तो जब किसी एक के पास में नहीं रहने वाला है तो डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है आपका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा। एनक्रिप्टेड यानी वो आपने कुछ भी लिखा वो एक तरीके के कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कोई नहीं डिकोड कर पाएगा। और जब वो डेटा को आपको वापस जरूरत पड़ेगी तो वो सारे कोड मिलके एनक्रिप्टेड हो जाएंगे और एनक्रिप्टेड होकर के आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस बीच में आपका डेटा कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट्स, यानी कि तमाम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वेब 3.0 पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। चाहे वो कितनी हाई रेजोल्यूशन की हो, चाहे कितनी हाई परफॉर्मेंस की हो, या उनको जितना भी सीपीयू जीपीयू चाहिए, सारी एप्लीकेशन वहां पर सपोर्ट करने वाली है। क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि देखिए आज से पहले आप और हम जब काम करते थे तो सारा इनपुट हमको देना पड़ता था, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता था। आप समझ रहे हैं? आज से पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते थे, यानी कुछ ना कुछ हम कमांड देते थे, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद में फिर वो एक रिजल्ट एज ए आउटकम हमको देता था, एक रिजल्ट हमको देता था। लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया दोस्तों कि कंप्यूटर भी जो है रोबोटिक हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब जो इनपुट हम उस देंगे उसमें वो खुद भी गेस करता है और उसको प्रोसेस करके बिल्कुल फास्ट हमको रिटर्न देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि हमारा वर्किंग एफर्ट कम हो गया, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई। और इसीलिए क्या है कि जितनी भी चीजें अब इंटरनेट में होने वाली है तो पहले के मुकाबले बहुत फास्ट, बहुत एक्यूरेट और बहुत क्विक होने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचने वाला है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है वेब 3.0 की। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स ऑफ वेब 3.0, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हिंदी में मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि वेब 3.0 के फीचर क्या है। मतलब फीचर्स मतलब आप कहते हैं कि जैसे एक सुंदर कोई व्यक्ति होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इस आदमी में क्या फीचर है, मतलब इसके नैन नक्श कैसे है, मतलब क्या ऐसी चीज है कि ये इतना सुंदर है। तो वैसे ही वेब 3.0 के फीचर्स क्या है वो आपको बताते हैं। डिसेंट्रलाइज ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल, जैसा मैं आपको पहले भी स्लाइड में बता चुका हूँ, ये टोटली डिसेंट्रलाइज रहने वाला है। वेब 3.0 इज ए डिसेंट्रलाइज एंड पीयर टू पीयर विद नो सेंट्रल अथॉरिटी। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन, हम लोगों ने P2P करा हुआ है तो सेम वही चीज यहाँ रहने वाली है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब इसमें फेलियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है नहीं। अब अगर थर्ड पार्टी पे हम डिपेंड नहीं है और पीयर टू पीयर अगर हम काम कर रहे हैं तो फेलियर के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं। ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, आप सभी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन जो है अब तक की सबसे मोस्ट एडवांस, सिक्योर एंड फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पे काम करती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी इतनी सिक्योर टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि 2009 से ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, 2023 चल रहा है, अभी तक इसको कोई हैक नहीं कर पाया है। बड़ी बड़ी बैंक्स इसके बीच में हैक हो गई है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हैक नहीं हुआ है। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है तो वहीं जो थर्ड फीचर है प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आने वाले टाइम में दोस्तों वो जमाना जाने वाला है कि एक टाइम था जब हम एक अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते थे तब कुछ चीजें ओपन होती थी। फिर बाद में हमने अपना पिन नंबर डालना शुरू किया तब चीजें ओपन होने लगी। धीरे धीरे हम फिंगरप्रिंट लगाने लगे तब वो चीजें ओपन होने लगी। अब तो आईज की जो है फेस रिकॉग्निशन, आई एरिस रिकॉग्निशन, ये टेक्नोलॉजी भी आई है।
तो वो टेक्नोलॉजी भी अब पुरानी हो जाएगी। अब जो चीजें आने वाली है वो प्राइवेट की आने वाली है, क्योंकि दो तरह की होती है, एक पब्लिक की जो सबको दिखती है, एक प्राइवेट की जो सिर्फ मुझे ही मेरे तक ही रहने वाली है। तो बहुत ज्यादा डेटा सिक्योर होने वाला है, तो ये फीचर भी यहाँ पर मिलेगा। एडवांस एआई एल्गोरिथम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है इसका एक बहुत खूबसूरत फीचर है, और इसी वजह से ये वेब 3.0 है जो वर्ल्ड में बहुत जगह जो है यूज करी जा रही है वाइडली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी देता हूँ दोस्तों की, जैसा कि मैं पिछले 20 दिनों से अभी मैं दुबई में हूँ, तो मैं एक चीज बहुत मतलब बारीकी से मैंने एक चीज नोट करी है कि दुबई के अंदर आप देखेंगे कि बहुत तरीके से लोग मतलब गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पर मुझे पुलिस कहीं पर भी खड़ी नहीं दिखती है। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि पुलिस कहीं पे खड़ी नहीं है, फिर भी ये लोग इतना कानून का पालन कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी दुबई ने लगा रखी है कि एक सड़क के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, एक ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा है, लेकिन फिर भी जो गाड़ियां हैं अपनी प्रॉपर स्पीड मेंटेन करती है, अपना लेन मेंटेन करती है, अपनी जो जहां पर उनको रुकना है वहां रुकती है, जहां निकलना है वहां से निकलती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा लगा रखे हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर तो ये हालात है कि किसी आदमी ने अगर पार्किंग पे गाड़ी लगा दी और उसने पार्किंग टिकट नहीं लिया, तो उसको उसके पास में चालान पहुंच जाता है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी आने में टाइम है, बट हाँ ये कितना आसान कर देती है काम कि अब जो है सिस्टमेटिकली लोग जो है दुबई के अंदर ये चीज मैनेज कर पा रहे हैं, और तमाम बड़े देशों में ये चीजें हो रही हैं, तो धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में भी आपको मिलेगी। लेकिन ये वेब 3.0 का सबसे बड़ा फीचर है, और आने वाले टाइम में रोबोटिक जो आप देखेंगे, जितनी भी गाड़ियों में एडवांसमेंट देखेंगे, सब इसी की देन है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला प्रोडक्ट क्रिप्टो करेंसी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में आप सभी लोग काम कर रहे हैं। ये वेब 3.0 का प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वेब 3.0 को सपोर्ट करती है। सेकंड जो है डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड एप्लीकेशंस, ये भी आप लोग यूज कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने पैनकेक स्वैप को यूज किया होगा या फिर यूनिस्वैप को यूज किया होगा, ये तमाम जितनी भी आप ट्रस्ट वॉलेट में जाके ब्राउजर में जाकर के जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं या देखते हैं, वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये वो एप्लीकेशंस होती है जिनको डेवलप करने के बाद में डिसेंट्रलाइज करके और डिप्लॉयड कर दिया जाता है प्रोग्राम में, और एक बार ये डिप्लॉयड हो गई, इसके किसी भी एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। यानी कि अगर कोई सिस्टम हमने बना दिया कि हम ये प्रोग्राम में इतना फंड डालेंगे और हमको ऐसे ऐसे रिटर्न आएगा, तो वो रिटर्न सिस्टम आपको देगा। अब उसके पीछे किसी भी सेंट्रल पावर जो है अथॉरिटी वो हट जाती है, तो उसी को डिसेंट्रलाइज बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो रोबोटिक तरीके से काम करेगी, इसको कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाने वाला, ये खुद से चलना स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इनको चलाने से पहले आपको एक एल्गोरिथम देनी पड़ती है टेस्टिंग करके। एक बार देने के बाद में आपने ब्लॉकचेन में इसको डिप्लॉय कर दिया है, ये प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज हो जाती है, और 100% डिसेंट्रलाइज होने के बाद में ये अपने आप ही काम करती है। टॉप लेवल डोमेन DLD, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको लेकर के कि ये पूरा प्रोग्राम जो है हमने एक थीम छेड़ रखी है। और TLD डोमेन बहुत एडवांस्ड डोमेन फॉर्मेशन है, और आप ये कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक सेकंड थर्ड जनरेशन है वेब 3.0 का। दी मेटावर्स, मेटावर्स क्या है दोस्तों? एक वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटल रियलिटी है। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा, अभी रिलायंस ने भी VR ग्लासेस लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी एक समय हम लोगों के सामने अभी ऐसा चल रहा है कि हम घर में जब टीवी चलाते हैं, तो घर में 4 मेंबर अगर बैठे हैं और टीवी पे एक सीरियल चल रहा है, तो चारों लोगों की मजबूरी है कि किसी एक को अगर वो सीरियल पसंद है तो बाकी 3 को वो देखना ही देखना है, नहीं तो सभी लोग अपने अपने रूम में जाके अपना अपना टीवी चला लें। लेकिन VR सेट क्या होता है दोस्तों? वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इस तरह के ग्लासेस केस आते हैं जिसको कि अगर आप आंखों पे पहन लेंगे तो आपके हेडफोन्स आपके पास में रहेंगे। अगर मुझे लगता है कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, मैं शांति से मेरा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, घर में अगर किसी को सीरियल देखना है तो वो सीरियल देख रहा है, किसी को कार्टून देखना है तो कार्टून देख रहे हैं। मतलब ये एक इस तरीके की रियलिटी क्रिएट कर देता है, ये इस तरीके की प्लेग्राउंड को तैयार कर देता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस गेम का हिस्सा है। यानी कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं लखनऊ में बैठा हूँ या मैं पूर्वांचल में बैठा हूँ और मुझे ये देखना है कि दुबई के अंदर जाके मुझे कैसा महसूस होता है, तो इसके एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप वो ग्लासेस पहन लेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज फील कर पाएंगे कि हाँ, मैं दुबई जो है बिल्कुल घूम करके 360 डिग्री देख रहा हूँ। और ये रियलिटी जो होती है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जितने भी
आपने पायलट्स होते हैं जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, वो पायलट्स जब अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं पायलट की, तो कहीं ना कहीं उनको एक वर्चुअल कॉकपिट दिया जाता है, एक ऐसा कॉकपिट दिया जाता है जिसमें बैठ करके वो प्लेन को उड़ाते हैं, और उनको बिल्कुल ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप एक रियल प्लेन उड़ा रहे हैं, जबकि उनको रियल प्लेन नहीं दिया जाता उड़ाने के लिए, क्योंकि वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, वो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। जब वो वर्चुअल कॉकपिट में प्रॉपर फ्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको एक रियल प्लेन के ऊपर ले जाके ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और इसी वजह से आज तमाम एरोनॉटिक्स यानी जितनी भी एरोनॉटिक जितने भी प्लेन्स की इंडस्ट्री है, वो इसकी शुरुआत वर्चुअल रियलिटी से ही होती है। तो ये भी एक वेब 3.0 का बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ MMIT वेब 3.0 डोमेन। देखिए, MMIT का वेब 3.0 डोमेन का बेनिफिट क्या है। MMIT अभी तक हमने बात करी सिर्फ वेब 3.0 की कि वेब 3.0 कितना पावरफुल है, लेकिन अब बात करते हैं कि MMIT का वेब 3.0 यानी एक वेब 3.0 और एक हमारे पास में MMIT है, और इन दोनों को मिला के हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो MMIT वेब 3.0 TLD डोमेन के की फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, www.google.com मतलब ये तो आपको सबको पता है कि .com यानी कि कॉमर्शियल, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, .in यानी कि इंडिया, ये सारे जितने भी एक्सटेंशंस हैं, बीच में रहता है आपका कंपनी का नेम या जिसको आप सर्च कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब आपका प्रोटोकॉल रहता है। तो प्रोटोकॉल, कंपनी का नाम और एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि MMIT का आपको एक्सटेंशन मिलने वाला है .MMIT, यानी कि अब आगे जब आप देखेंगे तो आपको लिखना रहेगा दीपक लांसर .MMIT। अगर आप दीपक लांसर .MMIT लिखें तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 पे आप ये तमाम चीजें जो अभी स्क्रीन पे दिख पा रही हैं, ये आप कर पाएंगे। क्या क्या कर पाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो है इजी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन एट योर डोमेन, यानी कि आज की तारीख में जब मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अपनी क्रिप्टो करेंसी भेजता हूँ, तो मुझे एक एड्रेस चाहिए होता है, और वो एड्रेस जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, वो इतना लंबा एड्रेस होता है कि उसको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो याद भी नहीं होता। तो कई लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके सेंड करते हैं, और कॉपी पेस्ट में अगर जरा सी भी गलती हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिप्टो जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ईजी होने वाला दोस्तों आपके साथ। कैसे ईजी होने वाला है, अगर राकेश सर को मुझे क्रिप्टो भेजनी है तो उनको मेरा एड्रेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उनको इतना याद है कि दीपक लांसर .MMIT, अगर वो इतना भी ट्रस्ट वॉलेट में डाल देंगे ना दोस्तों, तो वो जो भी क्रिप्टो मेरे को भेजेंगे, क्रिप्टो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। सोचिए कितना सिक्योर और कितना इजी और कितना फास्ट जो है MMIT का यहाँ पर वेब 3.0 का आपको TLD डोमेन मिलने वाला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है दोस्तों। हमको कोई एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं, बार बार अलग अलग एड्रेस मंगवाने की जरूरत नहीं कि इथेरियम का एड्रेस दे दो या BGBT का दे दो या MMIT का दे दो। सिर्फ एक ही चीज डालनी है कि दीपक लांसर .MMIT, अनिल यादव .MMIT, है ना। तो मतलब इस तरीके से जो आपका नाम है उसके आगे .MMIT आपके ट्रस्ट वॉलेट में वो क्रिएट होता है, और आप चाहे तो तमाम जितनी भी क्रिप्टो है इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ लॉन्ग क्रिप्टो एड्रेस, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्रिप्टो एड्रेसेस जो लंबे लंबे होते हैं अब उसका जमाना जाने वाला है। लॉन्ग लाइफ ओनरशिप, नो रिन्यूअल, एक बार अगर आपने यहाँ पर TLD डोमेन को बुक कर लिया, ये पूरी लाइफ के लिए आपके पास रहने वाला है। इसके लिए कोई रिन्यूअल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद इसको रिन्यू करना है कि 5 साल बाद रिन्यू करना है। ये लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास रहने वाला है। फ्री वेब होस्टिंग, यानी कि आप चाहेंगे तो आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि www.google.com बनाते थे, तो .com की जगह आप .MMIT आ जाएगा, तो आप उससे पहले जो है अपना पर्सनल नेम भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक प्रोटोकॉल होगा www. फिर आपका जो भी नाम है वो प्लस डॉट करके, और आप जो एक्सटेंशन डालेंगे वो .com की जगह .MMIT डालेंगे। एनहेंस कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। हाईली सिक्योर्ड, मतलब वेब 3.0 पे है तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये बहुत सिक्योर रहने वाला है। मेक वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल्स, जितनी भी तमाम वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स है, केवल आपको नंबर भी डालने का जरूरत नहीं है, कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। सीधा आप आपका नाम .MMIT करके अगर एप्लीकेशन में वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, वॉइस कॉल करेंगे तो वॉइस कॉल कनेक्ट हो जाएगी। बहुत फास्ट फीचर है। बूस्ट योर सोशल प्रेजेंस, आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। कैसे बूस्ट होगी मैं समझाता हूँ। अभी तक आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाया, फेसबुक पे अपना आईडी बनाया, ट्विटर पे अपना आईडी बनाया, लेकिन अभी तक आपने अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनाई है।
अभी तक आपने वेबसाइट नहीं बनाई है। वेबसाइट तो फेसबुक की थी, फेसबुक की वेबसाइट में आपने सिर्फ अपना एक अकाउंट ओपन किया है, लेकिन अब आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, यानी मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट होगी। तो सोचिए आपकी सोशल प्रेजेंस होगी कितनी वाइड होने वाली है। सीमलेस कनेक्टिविटी बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के अंदर अब वो चीजें खत्म हो गई कि बहुत लंबे लंबे एड्रेसेस होंगे या बहुत ज्यादा हैवी जो है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रहेगा। सिंपल से एड्रेस हो जाएंगे, हाईली सिक्योर्ड हो जाएगा, तो बहुत फास्ट काम करेगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जितनी भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, वो सारी यहाँ पर सपोर्ट आपको MMIT Web3 में मिलने वाला है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों को आज स्क्रीन शो कर रही होगी। कल हम बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये स्क्रीन जो थी एक एक स्लाइड ही आ रही थी, आगे नहीं वो शो कर पा रही थी। राकेश सर ये इससे ऊपर थोड़ी ना है कोई स्लाइड, एक बार देखिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही वाली ठीक है। बेनिफिट ऑफ MMIT होल्डर्स ऑफ TLD डोमेन। देखिए अब बात ये आती है कि लोग कहेंगे कि ठीक है आपने वेब 3.0 समझा दिया, वो हम समझ के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमको सीखनी चाहिए, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4-5 दिन में सीखेंगे, लेकिन ठीक है अच्छी चीजें सीखेंगे, इसको क्लोज करते हैं। दूसरा चीज आपने बताया ठीक है जी, MMIT का अगर TLD डोमेन लेता है तो उसमें हमको ये बेनिफिट होने वाला है, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम अब बात ये आती है, जो मेन मुद्दा आता है वो ये आता है कि हम सभी को वेब 3.0 MMIT के अंदर एक्चुअल में बेनिफिट क्या होने वाला है। मतलब आज जो ये 2800 लोग, 2800 लोग या 2900 लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो एक मॉनिटरी बेनिफिट को लुक आफ्टर कर रहे हैं कि अगर हम आज की तारीख में कुछ सीखते हैं तो उस सीखने से हमको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट, हमको कुछ फायदा होने वाला है, 2 पैसे का 4 पैसे का, तब तो हम इसको सीखे, नहीं तो हम तमाम आगे समय निकालेंगे इसके लिए सीखने के लिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 तारीख को एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जो कि हमारा मैंगो ट्री के नाम से है। वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील हो जाएगा, आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने वो प्रोग्राम आने वाला है। और 1 करोड़ लोगों का, जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, हमारा टारगेट है 3 से 4 महीने के अंदर हम 1 करोड़ की कम्युनिटी को टच करने वाले हैं। तो जब हम इतना सब कुछ करने वाले हैं, तो अब इसमें एक एक आदमी का बेनिफिट कहाँ पर है मैं वो बताना चाहूंगा। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल द MMIT Web 3.0 होल्डर्स इज इमीडिएटली बूस्ट सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ। जितने भी MMIT के होल्डर्स जो अभी तक हैं, जिन्होंने MMIT होल्ड कर रखा है, या आगे चल के वो MMIT को होल्ड करेंगे, या वो MMIT के TLD डोमेन उस जो प्रोग्राम अभी लॉन्च होने वाला है उसमें लेंगे, वो सभी लोग देखेंगे कि MMIT का प्राइस बहुत रैपिडली ऊपर जाने लगेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहने वाला है कि ये जो प्रोग्राम 16 तारीख को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी TLD डोमेन्स बुक होंगे या जितने भी लोग उस प्रोग्राम में एंटर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ MMIT टोकन से ही होंगे। अब MMIT टोकन आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पे कंपनी ने एक $20 का एयर ड्रॉप का प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें MMIT 8800 गुना तक गया था, यानी इतना उसने पैसा लोगों को कमा के दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम कम्युनिटी का साइज बहुत छोटा था, अभी कम्युनिटी का साइज 1 करोड़ होने वाला है और 4 महीने में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं MMIT की बाइंग बहुत फास्ट होने वाली है। TLD डोमेन जितने भी सारे उसी से बुक होने वाले हैं। जितना भी जो प्रोग्राम 16 तारीख को लॉन्च हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ MMIT का रोल रहने वाला है। तो MMIT का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और दूसरा जो है MMIT का इमर्सिव एक्सपीरियंस रहने वाला, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वेब 3.0 है तो वेब 3.0 के अंदर आपको MMIT वॉलेट भी मिलेगा, और प्लस आपको जो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे ही वॉलेट पे रन करेगा। और हमारे वॉलेट पे तीनों हमारी नेटिव करेंसीज रहेंगी, BGBT भी रहेगा और जैक भी रहेगा और MMIT भी रहेगा। तीनों नेटिव टोकन्स हमारे खुद के वॉलेट में रहेंगे। 16 तारीख को हमारा खुद का वॉलेट भी आपको जो है लाइव मिलेगा, साथ में हमारी MMIT की ब्लॉकचेन भी आपको लाइव मिलने वाली है। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कहता है कि MMIT में आपने देखा होगा एक समय ऐसा आया था कि MMIT धीरे धीरे करके बढ़ा, फिर एक बार रैपिडली बहुत ऊपर गया, लेकिन वो स्टेबल नहीं रह करके वापस डाउन में आया। अभी ये रैपिडली ऊपर जाएगा, लेकिन जा करके स्टेबल रहेगा। ये क्यों रहेगा, इसके पीछे एल्गोरिथम क्या सेट करिए मैं बताता हूँ कि जितने भी ट्रांजेक्शंस मैंगो वॉलेट में होने वाले हैं, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन, चाहे वो आप स्वाइप करने वाले हैं, चाहे वो सेल करने वाले हैं, चाहे वो बाय करने वाले हैं, वो सब मैंगो ब्लॉकचेन को यूज करके होने वाले हैं। यानी हमारी खुद की जो ब्लॉकचेन है मैंगो ब्लॉकचेन, उसके ऊपर वो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंगो ब्लॉकचेन यूज होगी, तो जो भी फी लगेगी, जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि अभी सभी लोग BP20 के अंदर ट्रांजेक्शन करते होंगे मैंगो की, BGBT की या जैक की, तो कहीं ना कहीं आपको BNB रखना पड़ता है अपने वॉलेट में, यानी कि
बाइनेंस की स्मार्ट चेन रखनी पड़ती है, क्योंकि फीस जो होती है बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटती है। लेकिन अब ये जो फी भी जो कटेगी, जो चार्जेस भी जो कटेंगे ट्रांजेक्शन के, वो MMIT में ही कटने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में से अगर 10 लाख लोग भी रोज ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 10 लाख लोगों का थोड़ा थोड़ा करके जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो फी एज ए लिक्विडिटी जो है MMIT में जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी रेगुलर रहने वाली है, तो कॉइन बहुत ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। ऊपर भी जाएगा, स्टेबल भी रहेगा और स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अनिल सर ने आपसे लास्ट टू लास्ट जूम मीटिंग में एक चीज शेयर करी थी कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जो MMIT है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। उसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, अगर आप कैलकुलेटिव के वाइज बात करें, अगर मैं कैलकुलेटिव वे में बात करूँ कैलकुलेशन की, तो 1 करोड़ लोग जो कि हम टारगेट कर रहे हैं, हमको मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को रिस्क नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या जो समझना नहीं चाहते हैं, या लोग अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट समझते हैं, हो सकते हैं, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। बट SBG आपको एजुकेशन दे रही है, क्योंकि यहाँ पे शुरू से बोला जा रहा है, जो सीखेगा वो कमाएगा, जो रहेगा वो कमाएगा। और जो सीखने के बाद इतना कमाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, और पहले मिल रहा है। जब पूरी दुनिया इस पे आ जाएगी तो आपको समय नहीं बचेंगे। तो TLD डोमेन मेरे हिसाब से हर किसी को बुक करना चाहिए अपने हिसाब से, और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना 2-4 तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने अगर अपना ग्रुप कर लिया राकेश रजक .MMIT, अब राकेश रजक .MMIT से मेरा फेसबुक ID हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, आपका गूगल की ID हो जाएगी, मेरी अगर हो जाएगी ट्विटर की हो जाएगी, इंस्टाग्राम की हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं भी किसी से लेना देना है, किसी को अपना TLD डोमेन दे देंगे, उससे क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है यहाँ पे वेब3 का, और इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और रही बात, बहुत सारे लोगों के सवाल है, क्वेश्चन है, तो जेडेक्स $1 कब जाएगा? तो सर उस पर ऑलरेडी वो अपनी फीचर्स को आगे बढ़ चुका है, और आपको दिखेगा उस पर काम चल रहा है। विड्रॉल कब से होगा भाई? विड्रॉल के लिए कल हमारे अनिल सर ने बताया था कि हमारा जो स्टेबल करेंसी है वो बन गया है, कंप्लीट हो गया है। आज और कल 2 दिन टेस्टिंग में रहेगा। आज यानी 13 को, कल यानी कि 14 को टेस्टिंग में 2 दिन रहेंगे। और इन केस कुछ अगर एरर आते हैं तो 15 और 16 हमारे पास 2 दिन रहेगा उसे एरर को खत्म करने के लिए। और 17 तारीख से हम अपना विड्रॉल ओपन कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा लास्ट डेट तो 20 तारीख को दिया हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम उसके पहले खोलें, 17 को खोलें। अगर टेस्टिंग सब कुछ रही तो हो सकता है 17 के पहले भी खुल जाए। लेकिन अगर कुछ एरर पाए जाते हैं तो वो एरर को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे अगले 2 दिन में, और वो 17 को खुलेगा। और अगर इन केस किसी तरह का कोई इशू आया तो 20 को तो खुलना ही है। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम पहले खोले उसे, ताकि आपको विड्रॉल आसानी से और एक्सेस मिले। और इस विड्रॉल की इसके ओपनिंग के बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि कभी बंद होगी, क्योंकि हमारे पास स्टेबल करेंसी हो जाएगा। लोगों का बहुत ज्यादा माथा चाट गया लोग, सर मैंने $100 विड्रॉल मारा, मेरे पास आए $60। भाई मैंने विड्रॉल मारा सर, मेरे पास आए $70। भाई मैं समझाते थक गया हूँ कि भाई आपको मिलेगा $100 का टोकन की वैल्यू गिर गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन स्टेबल करेंसी लास्ट उपाय था, वो कंपनी ने कर दिया कि भाई $100 आपने विड्रॉल किया, 100 रहेगा, 100 से 99 होगा, 98 होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि $1-2 का फ्लक्चुएशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो स्टेबल करेंसी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और एक्सचेंज, हम अपना स्टेबल करेंसी ओपनिंग करेंगे अपने एक्सचेंज में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 17 को ओपन होता है तो अगले 3 से 4 दिनों में 2 चीज, अपनी स्टेबल करेंसी भी आ जाएगी और अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आ जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए। अब जो लोग
चुके हैं हमारे टेक्निकल हेड एंड मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग हेड प्रवीण राय सर। तो वेलकम प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। प्लीज आप अनम्यूट करिए। यू आर नाउ होस्ट। सर नमस्कार एंड वेलकम अगेन। थैंक यू सर। जी सर, काफ़ी अच्छा सेशन आज का रहा और दीपक सर ने काफ़ी अच्छा एलेबोरेट किया हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी स्टार्ट हम लोगों ने Q&A स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जो भी क्वेरीज इसके रिलेटेड है तो हम लोग उसको डाउट क्लियर करते हैं। जी सर। जी सर, अभी सर क्या क्वेश्चन अभी मतलब पेंडिंग है तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सर, अभी TLD को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों ने कुछ लोगों ने लिखा है हाउ टू बाय TLD डोमेन, मतलब इसकी फीस हमें कितनी देनी पड़ेगी। तो ये तो आपको मैं उसमें बताऊं थोड़ा सा। मैं अभी TLD के बारे में सर क्या है कि हम लोग उसमें अभी एक सिस्टम वाइज जाए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि TLD एक नया प्लेटफॉर्म हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश हम लोग मार्केट में उतरे हैं और नया फ्रेश मार्केट में चीजें लेके आ रहे हैं। वो ऑलरेडी हमारे SVG के इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ऑब्वियस बात है कि जितने लोग आज लगभग 3000 लोग जो हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी SVG में ज्वाइंट है, यानी कि हमारे रिवॉर्ड प्लान के अंतर्गत इनका स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं किसी के अंडर में है। तो हमको वही सेम स्ट्रक्चर कॉपी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एक एथिकल फॉलो क्या करेंगे कि हम टॉप लीडर्स को जो जिस लेवल पर है 7 स्टार 5 स्टार 4 स्टार, हम उनको पहले ज्वाइन करेंगे। वो अपने अपने सेम स्ट्रक्चर को कॉपी करते हुए वो उनको रेफरल लिंक प्रोवाइड करेंगे, या उसमें कुछ लोग ने कंडीशन ये बनाया अपनी टीम में कि मैं स्टार एंड अबव को ज्वाइन कराऊंगा। उसके बीच में जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैं हूं और मैंने अपने नीचे एक मेरे 10वें लेवल नीचे मान लीजिए कोई अच्छा लीडर है और बीच के सब लोग ने बस एक लेवल एक आईडी लगा कर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब उन्होंने रिवॉर्ड में काम नहीं किया तो TLD में भी उनका एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर वो जो मेरा जो 10वें लेवल का जो लेवल का लीडर है वो अगर स्टार एंड अबव है या 2 स्टार है या 3 स्टार है, जो मैंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं उसको टच करूंगा। तो काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक रूल बनाया हुआ है। तो हम पहले जो टॉप के जो लीडर्स हैं हम पहले उनको एक रेफर लिंक प्रोवाइड करेंगे इसी हफ्ते में। वो अपने अपने जो उनके 3 लोग खास होंगे या जो भी जिनको भी वो लाना होगा उनको डायरेक्ट को, तो वो उसको रेफर करेंगे। तो मैनुअली आपके पास लीडर के थ्रू आपके पास लिंक आएगा, क्योंकि अगर आप रिवॉर्ड प्लान में है तो ऑब्वियस बात है आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर जब हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पर तो एक ओपन सोर्स में ओपन प्लेटफॉर्म पर हमारे पास एक रेफर लिंक हम लोग अपना पब्लिश करेंगे। जितने भी लोग इंस्टा चला रहे हैं यूट्यूब चला रहे हैं अपना अपना रेफर लिंक देंगे, वहाँ पर वो बल्क कम्युनिटी को कैचअप करेंगे। दूसरी बात, अभी क्वेश्चन में अभी सुन रहा था, मैंने काफी देर से हैंड रेज़ किया था तो अभी मुझे मौका मिला कि सर आप बता रहे थे स्टेबल कॉइन के बारे में। सर बेसिकली जो क्वेश्चन आया था कि JDS का प्राइस कब बढ़ेगा, $1 $10 $2 जो भी क्वेश्चन आ रहा था, सर उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट पर अगर बात करें, हम लोगों ने एक पुराने जो सिस्टम्स को अभी मतलब जो भी हमारा उसको हमने फ्लैश आउट किया, जो भी हमारा फंड आता है उस फंड को हम लोग टोकन बाय करते हैं और वो वैल्यू इंक्रीज करती है। और उसी इंक्रीज वैल्यू पे जब होता है तो हमको जब वैल्यू इंक्रीज करती है तो विड्रॉ देने में हमको क्वांटिटी कम जाती है। लेकिन वैल्यू इंक्रीज करने के पीछे लॉजिक एक है, डिपॉजिट आता है बिजनेस होता है। लेकिन वैल्यू डाउन होने के पीछे मल्टीपल लॉजिक्स हैं। जैसा पहला कि जब भी वो रेट इंक्रीज करता है तो जो पुराने जो JDS के होल्डर्स हैं, जो JDS जिन्होंने बाय करके रखे हुए हैं, वो सेल करते हैं। ऑब्वियस बात है वो बाय किया सेल करने की प्रॉफिट के लिए अपना सेल करेंगे तो वैल्यू बहुत से डाउन होती है। सेकंड, जब विड्रॉ जाता है तो पब्लिक क्या सोचती है कि अभी JDS डाउन जा रहा है, अगर अभी हम सेल कर देंगे तो नीचे हम दोबारा बाय कर लेंगे, जब रेट डाउन होगा तो हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। तो उस लालच में भी हम लोग सेल करके USDT बना के या BNB बना के रखते हैं। तो सेकंड प्रेशर आता है सेलिंग का, ये आता है। तो ऑब्वियस बात है बढ़ाने का रीजन एक है, गिराने का और उसको डाउन होने के मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे। तो वो तभी तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा या तो हमारा जो बिजनेस है और विड्रॉ का जो डिफरेंस है वो कम से कम 10 गुना हाई ना हो जाए, तो उस लेवल पर ये रेट ज्यादा पंप कर सकता है। या तो उसके पीछे हम मल्टीपल कुछ हम ऐसा प्रोजेक्ट ना अप्लाई कर दे, जैसे कि हमने अभी MIT पीछे करने वाले हैं इसे TLD के रूप में, मैंगो ट्री के रूप में। तो उसके लिए जो हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारा जो एक्सचेंज रेडी है, उस एक्सचेंज पर एक्सचेंज है तो उसका एक स्टेबल कॉइन भी होगा। उस स्टेबल कॉइन में विड्रॉ देने में क्या होगा, हम उसमें प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अभी उसको विड्रॉ उसमें देने के लिए। उसमें हमारा बेनिफिट क्या निकल के आएगा, उसमें पुराने होल्डर्स नहीं है हमारे पास, वो फ्रेश टोकन मार्केट में आएगा। तो अगर आज $5 लाख का विड्रॉ लगा, $5 लाख उस जो हमारे यूनिट होगी हमारे एक्सचेंज की, उसको हम आपको देंगे, आप उस सेल पे उतना ही निकालेंगे। लेकिन जो सेकंड जो लॉजिक था रेट डाउन करने का, पुराने होल्डर सेल कर दे रहे थे रेट बढ़ाने पर, यहाँ पर पुराने होल्डर नहीं है, तो डाउन जाने का रेट एक ही रीजन होगा। सेकंड जो लॉजिक था रेट डाउन होने का, आदमी JDS सेल क्यों करता है कि मैं डाउन, अभी मार्केट डाउन है, पूरा मार्केट डाउन जा रहा है, JDS का प्राइस अभी 0.4 है, हो सकता है कल 0.3 हो जाए, 0.2 हो जाए,
मैं सेल करके कल फिर से बाय करके उसको उठा लूंगा। लेकिन वो स्टेबल है, उसकी वैल्यूएशन 1 यूएसडी रहेगा, तो आदमी बहुत कम लोग सेल करेंगे उसको, क्योंकि उसकी वैल्यू वही रहनी है चाहे मार्केट जितना भी डाउन हो जाए। तो जो दो प्रेशर होते हैं, हैवी प्रेशर जो होता है जो सेल करने का, एक तो वो पुराने होल्डर्स और जो मार्केट डाउन होने का जो डर, ये दोनों चीज वहां पर उस नए वाले में नहीं होगा। तो वहां पर ज्यादा इजी हमारे लिए कंफर्टेबल है उस चीज को मैनेज करना, उसको बैलेंस कर देना। और इन द मीन टाइम हम इस जेडएस को, क्योंकि यहाँ से विड्रॉ नहीं होगा, तो इसको बढ़ा करके इसको अच्छा ले जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ लॉजिक्स हम लोग लगाए हुए हैं। बट अभी क्या है कि हम लोग जैसे मैंगो ट्री पे लगे हुए हैं, इसको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम भी आ चुका है। 16 तारीख को राकेश सर आपसे बात करूंगा अलग से। 16 तारीख को हम एक मेगा इवेंट करेंगे, और उस दिन अभी जो मैंगो ट्री के जो MMIT का जो टीएलडी डोमेन है, जो उस पर बेस है, उस पर टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं। 16 तारीख को हम बात करेंगे इसके मार्केटिंग प्लान पर, कि ये कैसे हमारे लिए फ्रूटफुल है, कि मुझे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक मिनट, तो हमें उस पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो 16 तारीख हम लोग एक जूम पर ही हम लोग कनेक्ट होंगे, तो और उसके मार्केटिंग प्लान की चर्चा होगी कि टेक्नोलॉजी तो हम लोग पहले समझ जाएंगे। जैसे अभी दीपक सर ने बोला कि अगर मैं डेली अगर जूम पर आ रहा हूँ, डेली अगर आप मुझसे 10 या 15% या 20% ही कैच करते हैं मुझसे, तो अगर 6 दिन 7 दिन लगातार करेंगे तो 100% हो जाएगा, बशर्ते आप डेली उसको रिपीट करें। वो रिपीटेशन जब होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे मेमोरी में जाएगा, तब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो हमें उस पर फोकस करना है। उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसके मार्केटिंग प्लान का, जहाँ पर हम इसको प्रमोट कैसे करेंगे, इसके एफिलिएशन प्रोग्राम कैसा है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे 16 तारीख को। तो तब तक के लिए हम टेक्नोलॉजी को फोकस करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर टेक्नोलॉजी पीछे टेक्नोलॉजी है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर वो दमदार नहीं होगा तो चाहे आप जितना भी अच्छा प्लान ले, वो नहीं चलने वाला। लेकिन पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा जो रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका यूज होने वाला है, तो फिर आप उसके पास प्लान जैसा भी हो, वो मार्केट में सस्टेन करेगा, रन करेगा। तो थोड़ा सा वेट आपको और करना है। 13 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बचा हुआ है। 3 दिन तक हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उस पर आगे चल करके मार्केटिंग प्लान पे काम करेंगे। जी राकेश सर। जी सर, मैं लोगों का क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, और लोगों का मतलब कि यील्डी से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है, और तो नया अभी नया चीज है वो। हाँ, और बाकी पुराने चीज़ों को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर, 2-3 चीज जो मार्केट से ज़्यादा जो मेरे पास रिव्यू आता है मार्केट से, वो एक जो मैंने कल आपको बताया था कि सर वो रेफरल लोगों का नहीं पकड़ रहा है सभी वॉलेट से, वो एक बार उसको देख लीजिए प्लीज। फिर 2 चीजें, हाँ मैं इसको नोट करता हूँ। जी सर, पहला पॉइंट क्या बोला आपने? पहला ये पॉइंट था कि सर ने अनाउंसमेंट किया था कि आप किसी भी वॉलेट से आईडी लगाएंगे आपका रेफरल काउंट करेगा, चाहे वो अपग्रेडेशन हो, डिपॉजिट हो, या 50-50 हो, स्टेकिंग हो, मतलब किसी भी वॉलेट से करेंगे आपका रेफरल काउंट होगा, जो कि नहीं हो रहा है, सिर्फ अपग्रेडेशन से काउंट हो रहा है, इसे कंपलसरी कराना है। दूसरा कि जो मतलब कि मेरा एक अपना ओपिनियन है, मैं अपना एक ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि लोगों के पास बहुत तेजी से फंड इकट्ठा हो रहे हैं मतलब कि कम्युनिटी में, और बहुत सारे लोगों का फंड पड़ा हुआ है एक्टिवेशन। तो हम पहले भी राय दिए थे, इसलिए देना चाह रहे हैं कि सर जैसे अभी जब तक हमारा विड्रॉल नहीं हुआ तब तक जो लिक्विडिटी है वो सेल्फ आईडी पे करा था, या तो 100% एक्टिवेशन कर दे दीजिए भैया, आप 1 सप्ताह या 2 दिन का समय दे रहे हैं, जितना भी फंड है आपका सिर्फ जिस आईडी पे है उसी आईडी पर रेज चेक कर, आप उससे नया आईडी नहीं कर पाएंगे, ना किसी और का आईडी को रेज चेक कर पाएंगे। जिस आईडी पे जितना फंड है उसी आईडी पे एक्टिवेशन को 100% करके उसको लिक्विडेट करा देते हैं, इसीलिए कि हमारे पास लोड कम रहेगा। जब विड्रॉल खुलेगा ना तो हम लोग पास बस जो स्टेकिंग में रहेगा वो हम लोग देंगे, ठीक है ना। बाकी का ये डिपॉजिट में जो फंड ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ सेल्फ स्टेकिंग से हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा जितने भी मैक्सिमम फंड है वो कम्युनिटी में जा रहा है। और फिर ले देखा कि जब विड्रॉल खुलेगा तो एक बड़ा फंड जमा हो जाएगा लोगों के पास, तो हम चाह रहे हैं कि उस फंड को लिक्विडेट करा दिया जाए, कम्युनिटी वाले एंड एक्टिवेशन वाले, इसको लेकर के जरूर आप लोग कुछ प्लान करिए। और 2 दिन का 3 दिन का एक कैंपेन चलाते हैं हम लोग, मात्र 2 दिन 48 घंटे, ज़्यादा नहीं, 48 घंटे 72 घंटे भैया अपना सेल्फ लिस्ट चेक कर लीजिए, अपनी आईडी पे कर लीजिए, आपको ट्रांसफर करने का मौका नहीं मिलेगा, ना तो दूसरे का कर सकते हैं, खुद का करके उसको लिक्विडेट करके हटाइए, ताकि लोगों के पास जो फंड है वो अपना आए फ्रेश, और लोगों के पास फंड भी कम हो, और जब विड्रॉल खुले तो लोग अपना $100 लगाए और एंजॉय करें, और हमारा स्मूथली मतलब कि ट्रांजेक्शन भी होने लगे। मतलब मेरा अपना ओपिनियन एक राय है, बाकी आप लोग जितने भी मैनेजमेंट हैं एक बार हाई लेवल पर देख सकते हैं।
इस पे क्या हो सकता है? ठीक है सर, तो ये मैंने पॉइंट नोट किया आपका, मैंने ये अच्छा जी पॉइंट है, इस पर हम लोग चर्चा जी करते जी हैं सर। हाँ सर। बाकी जैसे कि नया बिजनेसेस जो है वो अभी हमारे धीरे धीरे आप आना चालू हो चुके हैं, लोग मार्केट में निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद या 16 या 17 के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां सभी लीडर की बढ़ने वाली है, क्योंकि सब लोग मार्केट में निकल जाएंगे। वो मतलब बुलिश हो रहा है, अभी जो बियरिश का चल रहा है वो बुलिश में आ जाएगा। तो उसके लेकर के हमें तैयारी करनी होगी, और जो लीडर अभी भी कंफर्ट जोन में चल गए हैं उन्हें फिर से भी निकालना पड़ेगा हमें। तो ये मोटे मोटे कौशल है। सर उसके लिए बेसिकली प्लानिंग है। प्लानिंग क्या होती है कि वो जो मौसम जब चेंज होता है ना, तो हम नए मौसम के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाते हैं अपने आप को। कुछ दिन तक हम उस एरा में घूमते रहते हैं। तो बेसिकली सर वो उसको हम लोग मतलब अगर बात करते हैं साइंस में, तो थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होता है कि जब एक प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो वो इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट जब वो अपने स्पीड क्रॉस कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो ऐसे चलता है। तो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जो हमारा जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक पब्लिक अपने मोड में नहीं आएगी, फिर जाकर और फिर एक टाइम के बाद वो ऑटो मोड में आ जाता है। तो उसको पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट हम 4 लोग 3 लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन सुनने वाले 3000 लोग हैं। तो मैंने कल भी बात बोला था कि हम 3 लोग अपना दिमाग लगा करके हम लोग कुछ बात करते हैं, लेकिन 3000 जो दिमाग है वो जब अलग अलग जब लगते हैं तो ज्यादा उन चीजों पे बहुत सारे क्रॉस बातें आती हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से उन लोगों को मोटिव को हम लोग लेके चलते हैं कि जो हम लोग से, जैसे अनिल सर का कमिटमेंट है कि कुछ भी हो जाए इससे आपको इस सिस्टम के थ्रू आपको कभी भी बैकवर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, यानी कभी भी आपके फेस वैल्यू पे बात नहीं आएगी। तो हम लोग उसी को फोकस पे काम करते हैं कि हमें कैसे सिस्टम को स्टेबल करना है। हम लोगों ने कभी ये कमिटमेंट नहीं किया और कभी हम लोग करेंगे भी नहीं कि सिस्टम के थ्रू आपके पास आएंगे तो वो इस लेवल का पैसा आपके पास होगा कि आप कुछ काम ना करें। हम आपको कभी बेकार नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारा कमिटमेंट ये है कि आपके पास कभी दोबारा पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होगा। आप आज एसवीजी कर रहे हैं, 5 साल बाद भी आप बोलेंगे, 6 महीने बाद भी बोलेंगे, 10 साल बाद भी बोलेंगे कि हाँ मैं एसवीजी कर रहा हूँ। अब एसवीजी ग्लोबल सिस्टम के अंडर में हमारे मल्टीपल इको सिस्टम है। हमने पहले रिवॉर्ड प्लान फोकस किया, हमारे पास एक सिस्टम था। फिर हम क्रिप्टो जब हमारे पास आ गया तो क्रिप्टो में हमने स्टेकिंग लॉन्च किया, उस पर फोकस कराया। फिर हमने उसके अंदर एक अपना सेकंड प्रोजेक्ट हमारा वेब3 का आ रहा है, इस पे करेंगे। बहुत जल्द आपके सामने हमारा फॉरेस्ट का होगा, चूंकि आपको अगर याद होगा हम लोगों ने 2 स्टार मीटिंग दुबई में किया, तो वहां पर मैंने काफी लोगों से ईमेल आईडी मांगा था कि हमारा फॉरेस्ट बॉट है, अपना अपना ईमेल हमें दीजिए, हम अपने उस ईमेल पर आपको बना के एक अकाउंट बना के देते हैं। उसमें डमी फंड रहेगा, आप लोग ट्रेड करके देखिए उसे, जो हमने स्ट्रेटजी उसमें अप्लाई किया हुआ है वो स्ट्रेटजी कितना फ्रूटफुल है। मार्केट का जो रेट जा रहा है, चाहे मैं अगर बात करूं यूरो यूएसडी का कंपैरिजन में या जीपीवाई और आईएनआर के कंपैरिजन में, तो हमारे उस बॉट में उस मार्केट के रेट में डिफरेंस क्या है, कितना फ्लक्चुएशन वहां पे हो रहा है हमारे में। तो टेस्टिंग के लिए हमें मांगा था। लगभग उस मीटिंग को 1.5 महीना हो गया, मुझे एक सिंगल ईमेल तक नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अब टारगेट हम लोग उसी पे लिए हुए हैं कि हम उस फोकस करेंगे। धीमे धीमे ये हो जाए फिर हम उस पर फोकस करेंगे। हम सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करते रहेंगे कि हम सिर्फ अपने एक ही प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, तो हमारे बाकी प्रोजेक्ट दबे रहेंगे। जाहिर सी बात है कि लाइन को बिना काटे और बिना बड़े छोटा करना है तो सामने बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो एक सिस्टम जब धीमे स्लो होगा, एक सिस्टम जब डंप होगा या थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, तभी दूसरे का चांस बनता है आगे जाने का। एक कार अगर 140 स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हैं तो और 140 मैक्सिमम स्पीड है, तो दूसरा वाला ओवरटेक कभी नहीं कर पाएगा। आपकी कार स्लो होगी तभी वो उस सेम स्पीड से ओवरटेक कर पाएगा। तो जाहिर से इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को धीमे धीमे हाईलाइट करते रहेंगे। एक बार पब्लिक इसके लिए यूजफुल हमारे वो यूज टू हो जाएंगे, हम फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनके सामने रखेंगे। मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों ने बीस्ट मोड ऑन कर दिया है। बीस्ट मोड मतलब कि वो दानव, जो दानव मोड होता है कि सब कुछ तितर बितर, मतलब कि सब कुछ झोंक देने वाला। तो हम लोग उस मोड पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखा होगा तो उसमें जो एक लास्ट जो गियर होता है वो बीस्ट मोड बोला जाता है, कि जो जिसमें से नाइट्रो निकलता है। अगर हम लोगों ने एनएफएस गेम भी खेला होगा और फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी भी देखा होगा तो सेम वही चीज है। आपका बेटा ज्यादा अच्छा जानता है चीज को, गेमिंग वर्ल्ड को। तो वो नाइट्रो मोड हम लोगों ने ऑन किया हुआ है। अब देखना ये है कि उस नाइट्रो मोड में कौन हमें कितना जल्दी कैच कर पाता है। हम अगर टीएलडी को इतनी जल्दी कैच नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं जैसे कल भी मैंने दे रहा था कि मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्विमिंग कोच का भी रहा है। जब पानी में जब उतरेगा नहीं तो आप उसकी गहराई नाप नहीं पाएंगे। अगर आपको बोला जाए कि पानी स्विमिंग पूल में कितना गहरा पानी है, तो 2 तरीके हैं नापने का। एक तो किसी पत्थर में धागा बांध के उसको पानी में डाल दीजिए, जितना नीचे वो धागा वो पत्थर जाएगा, आप जब बाहर निकालेंगे जितना धागा वो रस्सी गीली होगी, भीगी होगी, उतना आप जान सकते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल नापते हैं बाइक में वो डंडी डाल करके। सेकंड है कि अगर रियल में आपको गहराई नापनी है तो उसमें गोता लगा लीजिए। जब उसमें आप जितना जाएंगे तो रियल में आप टच डाउन तक टच कर पाएंगे। हो सकता है जब बाहर निकले तो आपके पास कुछ खनिज पदार्थ भी हो। तो वही है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो एंट्री कर जाइए, मतलब भीड़ में आ जाइए, धक्का मार के भीड़ आपको आगे पहुंचा देगी। भगवान का दर्शन करने
मंदिर में जाना है और आपको जगह नहीं मिले, बस भीड़ में घुस जाइए, इतना धक्का आएगा कि पहुंच जाएंगे भगवान के दर्शन करने में। तो बस स्टेबल हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को हम लोग लाइव करने धीमे धीमे कर रहे हैं, समझना हमारे ऊपर है। उसके लिए हम प्रॉपर क्लास चलाएंगे, एक क्लास से अगर नहीं हो पाएगा तो मल्टीपल क्लासेस चलाएंगे। और क्योंकि हम लोग तो डिवोटी हैं इस चीज को रन करने के लिए, प्लेटफॉर्म को स्टेबल बनाने के लिए। अब आपके लोग कितने तैयार हैं उसको कैच करने के लिए, वो हमें देखना है। ऑब्वियस बात है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकता है, किसी में तो मार्क्स उससे कम आते हैं। तो अपने सुविधा अनुसार हम लोग 3 प्लेटफॉर्म को लेकर आए हुए हैं। एक अपना रिवॉर्ड प्लान है जहाँ पर फिक्स इनकम है, जहाँ पर हम लोग उसको स्टेबल बना रहे हैं। हमने वो आपको जो भी फंड उसमें डालते हैं वो 400 डेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमारा पीरियड है, जहाँ पर आपको 200% का रिटर्न आता है। एक हमारे पास अपना स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी भी ओनर के कंट्रोल में नहीं जाना है, एक टोकन बाय करिए, उसको स्टेक लगा दीजिए। आपको 600 दिन, 900 दिन, 100 दिन, 200 दिन, अलग अलग डेज का उसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसमें आपको हर समय रिवॉर्ड आता रहेगा। उस रिवॉर्ड को क्लेम करके आप टोकन्स को क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या टोकन को क्लेम करने के बाद सेल करके वो अपनी डेली का इनकम को सोर्स बना सकते हैं। एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो है जिसको लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन तो काम करना है, मुझे डिसेंट्रलाइज वर्क तो करना है, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म कुछ डिफरेंट चाहिए जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे। तो उसके लिए हम लोग Web3 लेके आए हुए हैं। ये Web3 में आप अपने कम्युनिटी को भी इंक्रीज करके पैसा कमा सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी को यूज करके भी होल्डर बन सकते हैं। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर आपकी इनकम लेने के लिए सिर्फ आपको कम्युनिटी पर नहीं और अपने वेबसाइट पर टेक्नोलॉजी पर नहीं डिपेंड होना है, आपके ऊपर भी जो है तो एक इस लेवल का पूल इनकम इसमें हमने बनाया हुआ कि आपकी इनकम तब भी आपको नीचे आनी है, तो वो भी डेवलप है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे इन सबसे अलग, मुझे मेरे लिए तो फॉरेक्स और वो 3-4 करेंसी की पेयरिंग ही मुझे सब कुछ है, तो हमारा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म भी हमारे पास है। बॉट हमारे पास करंट में तो बॉट रेडी है, बॉट में आप दे सकते हैं। अदरवाइज कुछ दिन रुकेंगे तो हम आपको अपने पैनल में भी एक ग्रे लेवल का या व्हाइट लेवल का लाइसेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चीजें हम लोग धीमे धीमे वो नाइट्रो मोड पे हम लोग लेके आ रहे हैं। जो कुछ हुआ वो एक लेसन था हमारे लिए। जैसे कल अनिल सर ने बोला था कि दिमाग बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आता है, तो वो नाइट्रो मोड हमने ओपन किया हुआ है। अब देखना ही है कि लोग हम कितना कैच कर पाते हैं, कितनी जल्दी। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और सबर में, एक सबर करने में ही हम लोग को वो रियल में वो टेस्ट मिलेगा। जल्दबाजी में उतार देंगे तो जल्दबाजी में वो 2 मिनट की मैगी भी नहीं बनेगी सर। सर हमारे लोग क्या है ना कि थोड़ा लेट समझते हैं, लेकिन समझते जरूर है। और एक बार समझ गए तो फिर उठते भी नहीं। हम लोग उन्हीं के बीच, हम लोग भी आप ही के बीच से हम लोग निकले हुए हैं, तो समझे हम लोग भी नहीं थे। बट जहाँ लगे धन वहीं लगे मन, और जहाँ लगे मन वहीं मिले धन। तो मन लगा देगा, धन अपने आप आ जाएगा सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और एक चलिए, अभी तो सर ने बोला कि वो 15 के बाद था, फिर बाद में भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टर का फंड चला गया था डिपॉजिट में, उसके लिए सर ने ऑलरेडी बोला है क्या? अनिल सर ने बोल दिया है कि जैसे अपना प्लेटफॉर्म स्टेबल हो जाएगा तो जो फंड हमने वहां से निकाला था। सर देखिए बेसिकली क्या है कि एक जब कंपनी स्टार्ट होती है या जब कोई कंपनी परफॉर्म, जब स्टार्टिंग इनिशियल लेवल चलती है, एक हम लोगों ने गेम खेला होगा पहले एथलेटिक में। वो गेम आता है वो हर्डल पार करने वाला। आप दौड़ते हैं, हर्डल पार उछल के कूद के पार करेंगे, जंप करेंगे, फिर आगे हर्डल जंप एक और आएगा, हर्डल जंप करेंगे। तो एक एथलीट जब वो दौड़ता है, वो जब हर्डल जंप करता है, तो जो ये हर्डल्स है ये हमारे लिए डेली का जो हमारा विड्रॉ है वो है। तो जाहिर सी बात है सर कभी ना कभी ये बड़ा होना ही है। हमारे पास वो हर्डल जो था वो एक पहाड़ बन गया था, तो उसको हमने पहले ये सोचा कि पहले पहाड़ दिख करके, क्योंकि पहले तो अपने मन से सोचता है कि अगर आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, मुझे यहाँ से अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से मुझे अगर रांची जाना है, तो दूरी लगभग निकल के आती है 1200-1000 किलोमीटर लगभग निकल के आएगी। जी जी बिल्कुल। 1000 किलोमीटर सोच लूँ कि अगर 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाना है तो मैं नहीं चला पाऊंगा। और लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं पहले ड्राइव करना है, पहले रोड पर उतर जाता हूँ, पहले स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे लाइट की, जो हमारी गाड़ी की जो रोशनी हेडलाइट है, वो हेडलाइट मुझे मुश्किल से हमारे 20 से 30 मीटर की रोशनी हमको जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, चीजें सर अपने आप क्लियर हो जाएंगी और दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्द आपके सामने वो जो डेस्टिनेशन वो आ जाएगा। हालांकि ये मोटिवेशन लॉजिक नहीं है, लेकिन आ जाएगा। नहीं ये सर सही है, सही है, ये हकीकत है। अभी मैं खुद ही आ रहा था, रांची से आ रहा था, तो मैं ड्राइव कर रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था, तो बारिश में रुक गए। लेकिन जितना दूर तक चल रहा था उतने तक मैं आते गया और मैं घर भी पहुंच गया, बाकी लोग फंसे रह गए। तो चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बारिश हो चाहे कोहरा हो, आप स्पीड धीरे करिए बट बंद ना करिए। तो हम स्पीड धीरे करके आप आगे, क्योंकि जब जहाँ पे कोहरा हटेगा या जब दिन होगा तो आप स्पीड कवर कर सकते हैं, लेकिन आप रुक जाएंगे तो पूरा टाइम को लैप्स कर जाएंगे। तो चलते रहना है सर। वाले की बात मुझे हमेशा याद रहेगी। सर ने बोला था कि हम लोगों ने इतना स्पीड चला है कि गिर के भी झाड़ जोड़ के हम लोग खड़े होकर
शॉट चलने भी लगे हैं, अभी तो कोई आसपास सट भी नहीं पाया है। मतलब ये बिल्कुल 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 क्लियर है। ये बात मैं स्टार्टिंग से मैं अनिल सर को मैं कहता भी था जब स्टार्टिंग में आया था, तो जब ऑफर आया था कि क्रिप्टो टोकन को डेवलप करना है और एक्सपोर्ट में पहली बार पार्टिसिपेट करना है, अभी मैंने लाइन सर को बोला था मैंने ये कि सर हमें इस लाइफ में हमेशा तेज चलना चाहिए। उसका 2 बेनिफिट है। जब आप तेज चलते हैं तो पहले तो आप लोगों से आगे निकलते हैं, और दूसरा अगर आपको कभी चोट लग जाती है या कभी आप रुकते